अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से आपके साथ बात रहेगी। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है सिंध और बलूचिस्तान के, कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको पता है चाइना का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हम शुरू करेंगे। एक मीटिंग हुई है बीजिंग में, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और ईरान के डेलीगेशंस ने मीटिंग की। फॉरेन ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी के जो डिफेंस के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी मीटिंग हुई। अब आप देखें यहाँ पे चाइना की जो स्टाइल ऑफ मूविंग अहेड है, पिछले कुछ अरसे में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ चाइना ने रशिया के साथ अपना बड़ा ज़बरदस्त गठजोड़ बनाया, दूसरी तरफ चाइना सऊदी अरब ख़ास तौर पे और अरब कंट्रीज़ के साथ अपना बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और उनके साथ अपनी जो कोऑपरेशन है, अपना जो बिज़नेस है, अपना जो वो इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ा रहा है। जैसे कि सऊदी अरब ईरान का एग्रीमेंट कराया, सऊदी अरब को यमन से निकलने पे कन्विंस कर किया, सीरिया को वापस अरब लीग लेने में कन्विंस किया, ये सब चीज़ें चाइना ने की। इसके अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका में चाइना की इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए चाइना को इस तरफ जाने के लिए जो गेटवे है ना, वो ग्वादर है। क्योंकि चाइना के जितने सी पोर्ट्स हैं ये ईस्टर्न चाइना में है, तो वेस्टर्न साइड पे चाइना लैंड लॉक्ड है, तो इसको यहाँ से ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट के लिए ये पाकिस्तान में दाखिल होता है ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान से, और फिर गिलगित बल्तिस्तान से इसका सी पैक होता हुआ ग्वादर तक आता है। वो जो बिल्कुल कॉर्नर है ग्वादर, जहाँ से दुनिया की मेजॉरिटी ट्रेड ख़ास तौर पे पेट्रोल गैस वगैरह की है, वो वहाँ से होती है। और वहाँ पे इसने जो कब्ज़ा कंट्रोल हासिल किया है, इसको उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आई है वो है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार बलोच कर्मचारी अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, और जहाँ मौका मिलता है चाइना पे भी। इसके अलावा जो जो इंस्टॉलेशंस चाइना कर रहा है, जैसे कि कहीं माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि चाइना वहाँ से ज़बरदस्त लूटमार कर रहा है माइनिंग के ज़रिए नेचुरल रिसोर्सेज की। कोयला है, सोना है, चांदी है, लोहा है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा वहाँ से बहुत कुछ निकलता है। वो चुपचाप पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चोरी कर रहे हैं। वहाँ पे इनको ख़तरा रहता है बलोचों की अटैक से। दूसरा, इनकी मूवमेंट ख़तरे में रहती है, तो इस वजह से ये एक मीटिंग की गई थी। क्योंकि रिसेंट अरसे में हमने, पिछले एक साल में हमने देखा है कि जब भी बलूचिस्तान की तरफ से कोई, बलोचों की तरफ से कोई मेजर अटैक होता है, तो उसमें ईरान का नाम आता है कि इनको ईरान से सपोर्ट हासिल थी, ईरान से इनका कनेक्शन था। तो इसलिए, और अफ़गानिस्तान से, तो इसलिए ईरान को भी इस मीटिंग में रखा गया था। और अफ़गानिस्तान में तो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, तो तालिबान सरकार के साथ चाइना एक तरह से डिस्कशन में है ही। और यहाँ पे ईरान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, अच्छा, जब मीटिंग ख़त्म हुई तो पूछा गया चाइनीज़ और पाकिस्तानी डेलीगेशन से, जर्नलिस्टों की तरफ से, कि क्या रही मीटिंग। तो इन्होंने कहा कि हम आपको डिटेल में कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आपस के हमने कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन की है। लेकिन ये पाकिस्तान डेलीगेशन के कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्टों को बताया है कि हमारा मेन टॉपिक बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी और चाइना के लिए दर्द सर बना हुआ है, और बलोच कर्मचारी को इसमें सपोर्ट ना होने की वजह से मेजर कामयाबियां नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी को इन्होंने तिगनी का नचाया हुआ है। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में रिसेंट में बलूचिस्तान नेशनल अलायंस BNA के
चेयरमैन गुलजार इमाम गिरफ्तार हुए थे और बीएनए के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ये मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल है। और गुलजार इमाम एक जर्नलिस्ट टर्न्ड फाइटर इसके चेयरमैन थे। तो गुलजार इमाम के ऊपर टेररिज्म के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात थे। तो गुलजार इमाम को गिरफ्तार करके उसको प्रेस के उसकी पूरी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान आर्मी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में पाकिस्तान आर्मी किसी भी लेवल पे गिर जाती है। और उसमें ख़ास तौर पे हर आदमी का एक मसला होता है कि वो अपनी जान पे टॉर्चर बर्दाश्त कर लेगा, तकलीफ़ उठा लेगा, लेकिन अपने बच्चों ख़ास तौर पे बीवी, बच्चे, बहनें, भाई, माँ बाप, उनके ऊपर चीज़ें आती हैं ना जब, तो वहाँ पे वो मजबूर हो जाता है। तो गुलजार इमाम के साथ क्या कुछ होता रहा इतने अरसे में, काफ़ी अरसे से ये गिरफ़्तार हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप ये बताएं कि एक आदमी है जो गिरफ़्तार हुआ है, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने कत्ल किए, बम धमाके किए, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ की। क्या उसको आप बाकायदा टीवी एंकर के प्रोग्रामों में लाएंगे? कहीं दुनिया में देखा है आपने? ये इसलिए कि गुलजार इमाम इनके अब हो गए हैं और इनके मतलब की बातें कर रहे हैं। अब आपके सामने मैं अगली वीडियो जो रख रहा हूँ, ये कामरान शाहिद एक टीवी एंकर है, इसके प्रोग्राम में गुलजार इमाम पूरा इंटरव्यू जैसे एक इंटेलेक्चुअल आके इंटरव्यू दे रहे, भाई बकौल पाकिस्तान के ही इज टॉप मोस्ट टेररिस्ट, तो उसको आप इस तरह ला रहे हैं। इसका मतलब आपका एक खेल है। इनका खेल ये है कि ये चाहते हैं कि दुनिया में रजिस्टर कराया जाए कि भारत है ना वो बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है और बलोच फाइटर्स की भारत मदद कर रहा है, सारी चीज़ें भारत से आ रही हैं। ईरान को ये लोग साइड पे रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ईरान एक नया फ्रंट ना खड़ा करें और भारत को बदनाम किया जाए, और उसमें इनको सपोर्ट मिल जाती है उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम की जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। तो वो आसानी से पूरी दुनिया में इसको लॉबी कर सकते हैं। जैसे कि कुलभूषण यादव के ऊपर भी सारा मुद्दा जो आया था वो बलूचिस्तान में बलोचों की मदद कर रहा था और ये था और वो था। अब ये गुलजार इमाम को भी कि ये बार बार इंडिया क्यों जाता था, कहाँ बलूचिस्तान कहाँ इंडिया। कोई ये बताए कि बलूचिस्तान का तो कहीं से कोई ज़मीनी रास्ता इंडिया से मिलता नहीं, अगर वो इंडिया जाता था तो कैसे जाता था, कोई ये बता दे कि इतनी हर 25 किलोमीटर पे एक चौकी है, वो कैसे बलूचिस्तान क्रॉस करके सिंध क्रॉस करके फिर कैसे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करता था। तो ये सब आपके ड्रामे हैं। ये कामरान शाहिद है ना, एक शाउनिस्ट पंजाबी है। पाकिस्तान का एक सुपरस्टार एक्टर होता था शाहिद, 60s एंड में और 70s में और 80s में। अय्याश था, नंबर 1 अय्याश, जो हीरोइन के साथ फिल्म करता था उसके साथ शादी कर लेता था। कामरान शाहिद इसकी फैमिली बीवी, उससे बेटा है ये। लेकिन इसके बाद वो कई इशरत चौधरी, बाबरा शरीफ, समरूद, पता नहीं कितनी औरतों से इसने, जो फिल्म में आती है हीरोइन उसके साथ शादी करता, अगली फिल्म में कोई नई हीरोइन मिल जाती उसको तलाक देकर उसके साथ। ये उसका बेटा है कामरान शाहिद। ज़ाहिर है कैम्ब्रिज या पता नहीं कहाँ लंदन से पढ़ के गया है, अब वहाँ पे में प्राइम टाइम टीवी एंकर है। लेकिन उसकी आप जितने प्रोग्राम देखेंगे उसमें उसका पंजाबी शाओनिज़म निकल के बाहर आता है। तो अजीज़ दोस्तों, ज़रा ये वीडियो देखिए, ये कामरान शाहिद किस तरह उसके मुंह से निकलवा रहा है चीज़ें। आप ये गौर कीजिएगा कि हर सवाल के बाद जब वो जवाब दे रहा होता है तो उसको बोलता है कि अच्छा यूं ये बोलो, इस तरह करके। ज़रा देखिए, आप खुद भी बताइए ना, कि ताकि लोगों को पता चले कि आप कितनी एक्सट्रीम या इंतहा से वापस आए हैं रियासत की तरफ। किन किन एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे? 2009 से मैं जो मुसल्लह मुज़ाहिमत है उससे वाबस्ता रहा हूँ। तो दरमियान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कुछ फिज़िकल में इन्वॉल्व रहा हूँ, कुछ मेरे आर्डर पे हुए हैं। क्या हुए? मेरे आर्डर पे हुए हैं
कत्ल, बम धमाके, ये वो? जी बिल्कुल। जब आप एक स्ट्रगल में होते हैं या मुज़ाहमत में होते हैं, जिसको लीड करते हैं, आप यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने मुखालिफ फरीक को नुकसान पहुँचाऊँ। मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक मैं गया हूँ, रियासत के खिलाफ एक्सट्रीम लेवल तक मैं गया हूँ। मैं आपको वैसे ही बता दूं, जो लोग सुन रहे हो, हम मुसलमान हैं, जी इस्लाम में भी लॉज हैं वॉर के। जी चले आपने फौज को अगर टारगेट गलत भी बनाया हुआ था, जी लेकिन इस्लाम में ये है कि आप मुखालिफ की जो खेतियां होती हैं ना, जी उनको भी आग नहीं लगा सकते। जी जो मुखालिफ आपका, आप फाते भी हो ना, अगर मुखालिफ है आपका और वो आप पे हमला आवर ना, आप उस पर भी हमला नहीं कर सकते। जी तो जो मासूम बंदे मरे ना इस जंग के अंदर, आपने जंग शुरू की हुई थी, वो ज्यादती थी, उसकी तो अल्लाह भी इजाजत नहीं देता। मर्दाना वार जंग तो ये होती है ना कि ठीक है आप करें, फिर फेस टू फेस करें, लेकिन उसमें जो आम बंदा मरा टेररिस्ट अटैक्स के अंदर, वो बहुत ज्यादती थी। इसका आपको एहसास है थोड़ा बहुत? जी एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास है कि बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद आप माफी मांगना चाह रहे हैं, आपका हर एलिगेशन आपका उतर जाए, हर गुनाह आपका धुल जाए, रियासत आप पे मेहरबान हो जाए, जिस तरह उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से आपको रखा हुआ है, आपका कोई ट्रायल भी ना, आपको माफी मिल जाए। हो सकता है रियासत का इसमें ये इंटरेस्ट हो कि बाकी लोग जो इंसर्जेंसी में पाकिस्तान के खिलाफ या बलूचिस्तान के, वो वापस आ जाए। लेकिन ये जो आप जितनी बातें कर रहे हैं, ये आप जो है दिल से कर रहे हैं, या आपको ये कि यार मुझे मेरी जान छूट जाएगी, सारे केसेस जो मेरे जितने इल्जाम धुल जाएंगे, तो मैं अब ये सारी बातें अच्छी अच्छी करूं, या आप दिल से कर रही हैं? ये आपने आवाम को बताना, वही जज करेंगे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं दिल से कर रहा हूँ। मुझ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि मैं ये बातें करूं। मैं दिल से कर रहा हूँ। आप महसूस कर रहे हैं मैं दिल से कर रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है आप कर रहे हैं, मैं कहा आवाम को ये बताए ना आप ये बात। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो बातें हैं मैं दिल से कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रियलाइज़ हुआ मुझे चीज़ों का, 1 साल से ज़्यादा हुआ है मैं कस्टडी में हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल, ये जो ऑपरेशन है ना, दुनिया में इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई, जैसे फिल्मों में नहीं होता, जेम्स बॉन्ड की इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने इस तरह आपको गिरफ्तार किया है। इसकी डिटेल्स अगरचे मुझे कुछ पता भी हो तो मैं अब इस वक्त शायद ना बता पाऊँ नेशनल नेटवर्क के ऊपर, लेकिन ये हुआ बड़ा ड्रामाई अंदाज में। तो इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की थी, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट साबित हुई। फिर किस तरह आप गिरफ्तार हुए? जी, इसका ये है कि मैं यही समझता हूँ कि इसका क्रेडिट इंटेलिजेंस इदारों को जाता है। कुछ हमारे जो बलूच तंजीमें हैं, उनके कुछ लोग शरीक थे इसमें, जिन्होंने लीक किया। जी, शायद वो इन्फॉर्मर थे कि किस तरह इसको यानी ट्रैप करना है, इस तरीके से ट्रैप करना है, जो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट में थे। ये क्रेडिट भी उनको जाता है इंटेलिजेंस इदारों को कि उन्होंने आईएसआई को। जी हाँ, कि उन्होंने आईएसआई लेड ऑपरेशन था ना ये बहुत। जी हाँ, अपने लोग उसमें सराहियत कर गए। तो मैं भी यही समझता था कि शायद वही लोग हैं जो राबते में हैं, लेकिन फिर जब गिरफ्तार हुआ तो यही महसूस हुआ कि वो मेरे ख्याल में जो मुझे शक शुबात थे, वो सारे उन्होंने इस तरह डील किया कि कुछ शक शुबा बाकी नहीं रहा। तो बलूचिस्तान के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें, बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना पुरअमन किरदार अदा करें। बाकी मैं रियासत को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान को, नौजवानों को पाकिस्तान की बराबरी की, शहरी के हुकूक दिए जाएं, उनके बराबर का शहरी समझा जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अजीज दोस्तों, ये है कहानी बलूचिस्तान के हवाले से। सिंध के हवाले से मैं आपके सामने ये रखूं कि अभी पाकिस्तान में सिंध में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हर शहर के मेयर इलेक्ट होते हैं। तो बाकी तो ज़ाहिर है सिंध में गांव गोठ हैं, जो वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी है ही है, वहाँ पे तो वहाँ का सिंधी तो टोटल पीपल्स पार्टी का गुलाम है। वहाँ तो हर गांव का एक चौधरी होता है, और वो चौधरी
अपने सामने बैलेट बॉक्स भर रहा होता है सबके। गांव वालों की मिजाल नहीं है कि चौधरी के खिलाफ वोट डाल दे। तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया, लेकिन हैदराबाद सिटी और कराची आज तक पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया, इस बार आ गया। हैदराबाद सिटी का यह है कि हैदराबाद के चारों तरफ गांव गोठ लगते हैं, तो नेशनल असेंबली की वहाँ से 5 सीटें हैं ना, अगर तो सिटी की 2 सीटें उर्दू स्पीकिंग को मिलती हैं जो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती। और लेकिन अब सब कुछ पीपल्स पार्टी को मिलता है, क्योंकि 18 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पे रूल कर रही है। और इस वक्त आर्मी की बिलावल भुट्टो ने इतने बूट चाटे हैं ज़बान से, ज़मीन पे लेट के चाटता है कि आर्मी की फेवरेट टीम है इस वक्त पीपल्स पार्टी। और जरदारी ने तो अपनी बीवी बेनज़ीर भुट्टो को मरवाने के बाद टोटल आर्मी की गोद में बैठा हुआ है। भाई बेनज़ीर भुट्टो ने जब मुशर्रफ से डील की और जरदारी जेल से छूटा, तो आप ये देखें कि 10 साल ज़ियाउल हक के बाद, मतलब शादी हुई है इनकी 87 में बेनज़ीर भुट्टो से, 88 में बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनती है, 90 में जब बेनज़ीर को हटाया जाता है तो ये जेल में जाता है। तो ये 2003-2004 तक 11 साल जेल में रहता है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को मरवाने के बाद एक दिन भी जेल में नहीं गया। इसने ऐसे सेटिंग करके रखी है आर्मी से। तो 17-18 साल से जब सिंध में आप रूल करोगे तो सिंध की सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी है टोटल। और 2019 से सिंध में लोकल बॉडीज़ ख़त्म हो गई थी, सारे मेयर का पीरियड ख़त्म हो गया था, तो नए इलेक्शन अब जाके 4 साल बाद हो रहे हैं। तो 4 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी ने हर शहर के लगाए थे, तो ज़ाहिर है इनके अपने थे। अब जैसे कराची के मेयर की जगह उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया था। किसको लगाया था? मुर्तज़ा वहाब को। ये एक मुहाजिर है, एक टीवी एक्ट्रेस होती थी फौजिया वहाब, वो सेनेटर थी पीपल्स पार्टी की। वो बेचारी बहुत कम उम्र में गुजर गई, तो उसकी जगह फिर उसके बेटा को, जो यूके में पढ़ रहा था, उसको सेनेटर बनाया है। और उसको फिर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, ये काफ़ी सालों से कराची बगैर इलेक्टेड मेयर था ये, अब ये इलेक्ट भी हो गया है। तो आप ये बताएं कि 17-18 साल टोटल ब्यूरोक्रेसी नीचे लोकल बॉडीज़, मतलब आप ये समझ लें कि लोकल बॉडीज़ के स्टाफ से लेके सिंध गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी सिंध से ब्यूरोक्रेसी आती है वो पीपल्स पार्टी की है टोटल। और जितने इलेक्शन होते हैं उसका स्टाफ ये ब्यूरोक्रेसी होती है। ये ब्यूरोक्रेसी, कोई टीचर है किसी कॉलेज का, स्कूल का, कोई किसी म्यूनसिपैलिटी का वर्कर है, कोई क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कंडक्ट कराती है। आप बताओ कैसी रिगिंग होगी? इसके बावजूद ये 2018 के इलेक्शन में आर्मी ने इनकी नहीं चलने दी और इमरान खान को कराची से 13 नेशनल असेंबली की सीटें और 22 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें जितवा दी। अब जब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बारी आई तो जमात इस्लामी आर्मी की उस वक्त फेवरेट थी, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुए थे उस वक्त इमरान खान अभी सरकार में था। तो जमात इस्लामी कराची के मेयर के लिए हमेशा आर्मी की फेवरेट रही है। ज़ियाउल हक के ज़माने में 2 बार लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, दोनों बार ज़ियाउल हक जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी को मेयर बना के लाया। मुशर्रफ के दौर में 2 बार लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए कराची में, पहली बार जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह को लाया, MQM को मजबूर किया गया बाइकआउट के लिए। और फिर 2005 में जब मैं भी इलेक्शन में गया था तो MQM की मुशर्रफ से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस हो गई थी कि फिर MQM आई और फिर 2015 में कराए गए, 2009 में ख़त्म मेयरशिप, फिर इलेक्शन नहीं कराए गए। 6 साल पीपल्स पार्टी अनइलेक्टेड मेयर अपना ला के बिठा दिया नहीं। फिर 2015 में इलेक्शन कराए, फिर MQM जीती, लेकिन 2016 में MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया
तो वो जो मेयर बना था कराची से वसीम अख्तर, वो आर्मी की गोद में बैठ गया। 2019 तक वो बैठा रहा और 2019 से फिर अनइलेक्टेड मेयर मुर्तज़ा वहाब चल रहा था और अब ये मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट हुआ है। अब सूरत हाल ये थी कि जमात इस्लामी की मतलब मेयर के जो इलेक्शन होता है ना, वो काउंसलर्स वोटर होते हैं। पूरे कराची से जितने भी काउंसलर जीतते हैं वो वोट डालते हैं। तो जैसे मेरा इलेक्शन हुआ था तो जमशेद टाउन के जितने काउंसलर थे ना, उन्होंने मेरे वोटर थे। तो 167 वोट थे, टोटल काउंसलर थे, उसमें से 100 मुझे वोट पड़े थे, 67 जमात इस्लामी को पड़े थे। तो इस बार जो काउंसलर्स के वोट आए ना, तो जमात इस्लामी को 192 वोट मिले, पीपल्स पार्टी को 173 वोट मिले और कुछ 30-35 पीटीआई के थे। एमक्यूएम तो थी ही नहीं, एमक्यूएम तो अब कहीं की नहीं रही, क्योंकि अपने बाप को छोड़ दिया इन्होंने, जिसने इनको बनाया था अल्ताफ़ हुसैन ने, उसको उन्होंने गद्दारी कर दी, उसके खिलाफ आर्मी की गोद में जाके बैठ गए। अब हम जानते हैं कि जिस तरह इन्होंने पीटीआई के साथ किया उससे बदतर इनके साथ सलूक हुआ था, लेकिन उसमें इनकी गलतियां ये थी कि इन्होंने करप्शन इतनी की थी कि इनको इनकी फैमिलीज़ को इतना, जैसे आज पीटीआई की फैमिलीज़ को कर रहे हैं ना, इस तरह एमक्यूएम की फैमिलीज़ को इतना नहीं हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना ये अपनी करप्शन की फाइलें देख के मजबूर हो गए थे अल्ताफ़ हुसैन को गालियां देने पे। तो एमक्यूएम तो अब कहीं खाते में नहीं है कराची में। पीटीआई के 30-35 वोट थे, 173 पीपल्स पार्टी के, 192 जमात इस्लामी के। इन्होंने क्या किया कि पीटीआई के वोट खरीदे। जैसे कि ये शेख रशीद ने कहा है कि मेयर कराची का सौदा 36 करोड़ रुपए में किया और तमाम लोगों को दुबई में पैसे दिए गए। यानी इस वक्त पीटीआई के ऊपर तो पूरा ऑपरेशन चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि पीटीआई के जितने काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और थे जो वोटर थे, उनको खरीदना शुरू किया। उनको खरीदा और जो नहीं बिका या जिसको गिरफ्तारी का डर था तो वो तो आए ही नहीं वोट डालने। तो 30 पीटीआई के जो लोग थे वो वोट डालने ही नहीं आए और बाकी जो आज़ाद थे, जो पीटीआई के जो बिक गए, उनको मिला के पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर इलेक्ट करवा लिया। तो अजीज़ दोस्तों, इस तरह से कराची के मेयरशिप पे इन्होंने कब्ज़ा किया है। कराची लावारिस है। ना मुर्तज़ा वहाब ऑफ पीपल्स पार्टी ने कराची को कुछ डिलीवर करना है, ना जमात इस्लामी ने करना है। मतलब पीपल्स पार्टी के मेयर ने अगर डिलीवर करना होता तो अब तक करते। पिछले 4 साल से वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना हुआ है। मतलब सिंध जो है वो पाकिस्तान को चलाता है। सिंध का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पंजाब को चलाता है। आर्मी का फंड सिंध से आता है। उसी सिंध को कराची चलाता है कि सिंध में कराची ही तो है, बाकी क्या है। कराची सिंध का सारा हिसाब किताब चलाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि सिंध के जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो कराची से इनकी कोई सीटें नहीं है। मुर्तज़ा वहाब जो मुहाजिर है उसको भी इन्होंने सेनेटर इलेक्ट कराया है। कराची में लियारी और मलिर 2 जगह से इनको वोट मिलता है, बाकी तो इनका वोट है नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि 2007 से 2023 तक लगातार सिंध में ये हुकूमत कर रहे हैं। कराची बीइंग कैपिटल ऑफ सिंध, वहाँ पे बैठ के ये जितने सिंधी वडेरे हैं कराची में, इन्होंने अपनी अपनी कोठियाँ, अपने अपने बंगले रखे हुए हैं और सिंध का सत्यानाश किया हुआ है। भाई लाड़काना जो कि पाकिस्तान को कई प्राइम मिनिस्टर दे चुका है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, बेनज़ीर भुट्टो है, जरदारी के अपने इलाके जाके देख लें जहाँ से वो सदर था, वो मोहिंजो-दाड़ो से बुरी हालत में है। 5000 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन मोहिंजो-दाड़ो की थी, उसके खंडरात देखें तो उनके शहर जो थे मोहिंजो-दाड़ो के, चौड़ी गलियाँ, गटर की नालियाँ, सफाई का निज़ाम, हवादार कमरे, ये सब खंडरात से निकला है। आज का आप सिंध जाके देख लें तो आप कहेंगे कि ये हम कहाँ आ गए। ये है वो सिंध जो पूरे पाकिस्तान को फंड करता है।
क्योंकि पंजाबी लूट जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है कम से कम सिंधी तो अपने सिंध को ऑन करें, अपने कराची को ऑन करें। कराची दुनिया का बदतरीन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जिसके पास कोई पानी का जरिया नहीं, रेंजर्स पानी बेचती है आम आदमियों को टैंकर के जरिए, जिसके पास कोई रोड नेटवर्क नहीं है, सारी रोड टूटी फूटी, जिसके पास कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, टूटी फूटी बसों में चल रहा है मामला, कोई मेट्रो नहीं, कोई मेट्रो ट्रेन नहीं, कोई मेट्रो बस नहीं। मैं जब छोटा था ना, तो कराची में एक सर्कुलर रेल चलती थी, उस वक्त छोटा था कराची, तो कराची के चारों तरफ वो बंद हो गई। बचपन से सुनते आए कि वापस ये चलेगी, बचपन से सुनते आए, और अब उस एक सर्कुलर रेल से आप क्या करेंगे। कराची तो इतना फैल गया है कि हैदराबाद तक पहुंच गया है। फिर इस शहर की डेमोग्राफी खराब की गई। जमात इस्लामी के मेयर्स को आर्मी हमेशा इसीलिए लाती रही कि उनके दौर में अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पे भर भर के आबाद किया गया। कराची शहर है ना, जो आज पूरा बड़ा शहर भी, उसके चारों तरफ जितनी आबादियां हैं वो पख्तूनों की हैं, चारों तरफ। ये डेमोग्राफी खराब की गई। तो अजीज दोस्तों, पीपल्स पार्टी ने मेयर ला के कराची का सत्यानाश ही करना है। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने अल्ताफ भाई की एक स्पीच रखूंगा जो इन्होंने अभी 11 जून को की थी। 11 जून को ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 11 जून 1978 को कराची यूनिवर्सिटी में अल्ताफ भाई ने कायम की थी, और फिर उसी में से बाद में कुछ साल बाद MQM ने जन्म लिया। तो अल्ताफ भाई ने मुहाजिर पॉलिटिक्स का बिगिन ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से की थी 45 साल पहले, और उसका दिन हर साल 11 जून को MQM मनाती है कि वही मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MQM थी। तो 11 जून 2023 को लंदन में इस सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया था, और MQM के लोग और दीगर हमदर्द आए थे उस प्रोग्राम में, और अल्ताफ भाई ने कुछ बातें की हैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन यह है कि मैं थोड़ी सी कुछ ज़रूरी बातें अल्ताफ भाई ने, जो आर्मी के जवानों को जो नीचे लेवल के होते हैं, जो कि जंग ऑपरेशन वगैरह में जानों की कुर्बानी वो देते हैं, माल सारा ऊपर जनरल कर्नल खा जाते हैं। तो अल्ताफ भाई ने उनको मैसेज दिया है, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखिए। और अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर। और मैं ये पैगाम 45वें यौम तासीस के मौके पे पाकिस्तान फौज के जवानों, ईमानदार फौजी अफसरान को देता हूं। ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द आर्मी एंड कैच ईच एंड एवरी करप्ट जर्नल and bring a revolution. I will support you. That's all. How the corruption has spread it all over Pakistan. Everywhere you see corruption, corruption. ये इसमें सबसे बड़ा हाथ इन करप्ट फौजी जर्नैलों का। इनकलाब वाहिद हल है पाकिस्तान का। लोग कहते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो का आज मैं अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया है बिलावल भुट्टो ने, वी वांट द सेम थिंग। व्हाट द सेम थिंग? द सेम थिंग इज दैट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट that army should not enter. क्यों हंस रहा हो यार? नहीं बोलू? Army, we are trying. Army should not interfere in the affairs of politics, and it will
it will be done slowly, gradually. तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम्हारे नाना को मार दिया, तुम्हारे मामूओं का कत्ल कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगी। इंकलाब के तरीके से आना चाहिए। Only 2% elite. Number one of them, the army is on the top, means army generals. They are above the law. They are above the constitution. कोई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज उन पर लागू नहीं होती। मुझे गद्दार कहा गया, सैकड़ों और लोगों को गद्दार कहा गया, मगर किसी आज तक फौजी जर्नैल को गद्दार कहा गया? पाकिस्तान इस फौज ने तोड़ दिया। पाकिस्तान तोड़ दिया। किसी एक भी जर्नल को मुल्क तोड़ने की सजा मिली? नहीं मिली। कितनी दफा मुल्क में 1973, the Constitution of 1973, which does not permit the army generals to impose martial law. क्या पाकिस्तान में फौजी जर्नैलों ने मार्शल लॉज नहीं लगाए? और आप देखिए, जुडिशियरी हमारी लोअर, हायर एंड द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने हर मार्शल लॉ को लीगलाइज, जायज करार दिया, लेजिटिमेसी दी कि पाकिस्तान में अगर जागीरदाराना निजाम, वडेराना निजाम, सरदाराना निजाम और फौजी जर्नैलों का इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है, सबसे पहले तो वो आपके भाई अल्ताफ हुसैन ने उठाई है।